सर हॉट स्टॉक्स में चर्चा ये चल रही है अब बाज़ार में उसी को हम उठाने की कोशिश भी कर रहे हैं कि बाज़ार अब अपने रेजिस्टेंस लेवल्स के आसपास है। 24,050 200 दिन का मूविंग एवरेज है, उसके डिसाइसिवली ऊपर हम ट्रेड कर रहे हैं। आज तो हमने 24,450 का लेवल भी पार कर लिया, तो उस लिहाज से अपने 200 DMA से निफ्टी 400 पॉइंट ऊपर ट्रेड कर रहा है। अभी जो रिसेंट नंबर हमारे सामने है ये फ्राइडे तक का नंबर था जो कि मैंने लिखा था, तो अब इसमें जो आज के नंबर्स हैं उसको ऐड कर लें तो आपको 400 पॉइंट के आसपास के जो गेंस हैं वो 200 DMA के ऊपर आपको निफ्टी में ट्रेड होता हुआ दिखेगा। 24,600 हम फ्राइडे भी पार नहीं कर पाए थे, अभी भी एक रेजिस्टेंस के तौर पर कामकाज कर सकता है। तो बाजार एक रेजिस्टेंस के आसपास है, अच्छे खासे गेंस लोअर लेवल से देखने को मिल चुके हैं। कई बड़े नतीजे हैं, कई सारे अहम इवेंट्स भी हैं, जिसमें एक ओपेक बैठक का फैसला जो कि रॉयटर्स कह रहे हैं कि ऑलरेडी आ चुका है, उसका औपचारिक ऐलान आज होता हुआ दिखेगा। क्रूड उसके ऊपर रिएक्ट कर भी चुका है, हालांकि ये बैठक 5 तारीख को होनी थी। और उसके साथ साथ कल से 2 दिन की ओपेक की बैठक, माफ कीजिए फेड की बैठक भी शुरू हो जाएगी। उसमें वाइडली एंटिसिपेटेड है कि ब्याज दरों में कोई बड़ा बदलाव नहीं होता हुआ दिखेगा, लेकिन ट्रंप साहब और जेरम पॉवेल के साहब के बीच में जो एक टकरार चल रही है उसको लेकर क्या अपडेट्स आते हैं, स्पेशली -0.3% की GDP ग्रोथ के जो नंबर्स आए थे यूएस की इकोनॉमी के, उसके बाद फेड की जो कमेंट्री है वो देखना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो ऐसे में जब हमारा बाजार रेजिस्टेंस के आसपास है, अच्छे खासे गेंस दिखा चुका है, 2 बड़े इवेंट्स हमारे सामने हैं, तो ज़्यादातर एक्सपर्ट्स ऐसा एडवाइस कर रहे हैं सर कि आपको लो बीटा या फिर डिफेंसिव स्टॉक्स में रहना चाहिए। आप भी इत्तेफाक रखते हैं इस चीज़ से सर? सर देखिए, यहाँ पे ना थोड़ा सा चीजें बदलती हुई इसलिए दिख रही हैं क्योंकि हम डिफेंसिव जिन सेक्टर्स को जिन स्टॉक्स को मानते हैं उसमें जैसे आप देखिए हम फार्मा को भी एक डिफेंसिव मानते हैं। और ट्रम्प साहब अभी चुप तो बैठे हुए हैं, बट कब अपना मुंह खोल देंगे वो कहना थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो पोर्टफोलियो में जहां आपको प्रॉफिट हो रहा है वहां पे तो आप डेफिनेटली प्रॉफिट बुक करके एक बार थोड़ी दूरी बना के रख सकते हैं। बट क्या ये कहीं हमें पोर्टफोलियो चर्निंग का टाइम दिख रहा है? सर एट द वेरी फेस ऑफ इट आई वुड नॉट बी वेरी कंफर्टेबल विद द आइडिया। और एक और चीज ये है कि जिस तरीके से मार्केट मूव कर रहा है और टेक्निकल ग्राउंड पे, जो कि हमने शो के स्टार्टिंग में भी आपसे बात करी थी, अब ये जिस तरीके से मूव कर रहा है आपको एक बहुत छोटा सा रेजिस्टेंस जरूर फील हो सकता है 24,500 के आसपास। एक पॉजिटिव न्यूज और एक पॉजिटिव सरप्राइज इसको 24,800 तक लेके जा सकता है। तो मतलब देर आर 2 ways टू इट। आप प्रॉफिट बुक करना चाह रहे हैं तो यू कैन कीप कैश एट डे, बट क्या डिफेंसिव या किसी और सेक्टर में मैं उसमें बहुत ज्यादा कंफर्टेबल नहीं हूं। और लेवल्स की जो हम बात कर रहे हैं वो 24,800 तक आपको एक बार जाता हुआ दिख सकता है। तो उसके क्लोज जैसे जैसे आप जाते दें, इट्स बेटर यू कीप कैश एट बे, क्योंकि अगर मार्केट में कोई भी फॉल आता है किसी भी न्यूज के कारण, मान लीजिए कि डोनाल्ड ट्रम्प साहब की जो एक हिस्ट्री रही है वैसा कोई अनाउंसमेंट कर देते हैं, या वो जेरेमी पॉवेल साहब के लिए, क्योंकि उनकी टकरार तो चलती रहती है और दोनों ही एक दूसरे के साथ बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं है, वैसा कुछ आज, बट वो इतना ज्यादा मेजर इंपैक्ट आपके इंडियन मार्केट को देता हुआ नहीं दिखेगा। आपकी खुद की जो अभी स्टोरी है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट प्ले कर रही है। तो मैं बहुत कंफर्टेबली अभी समझ रहा हूँ 24,800 के आसपास। अभी स्विच करना मैं बहुत ज्यादा कंफर्टेबल नहीं हूं। ठीक है, चलिए फिर भी कोई स्टॉक्स हैं जो हम डिस्कस कर लेते हैं। कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जहाँ पे हम देखते हैं कि बीटा लो रहता है। लो बीटा का मतलब ये होता है कि बाजार के बनस्पत जो कम चलते और गिरते हैं, यानी कि अगर बाजार जितना चलेगा उससे कम चलेंगे, गिरेगा भी तो उससे कम गिरेंगे, तो उनको ज़्यादातर हम लो बीटा या फिर डिफेंसिव्स का नाम लेते हैं। इसमें ज़्यादातर सर IT, फार्मा और FMCG नाम आते हैं, और कुछ ज़्यादातर वैसे ही नाम आपके सामने आ भी रहे होंगे। ये 1 साल और 3 साल के बीटा लेवल्स हैं सर, जो कि हमने इन स्टॉक्स के निकाले हैं आपके लिए। इसमें 2 IT के नाम हैं, TCS, इन्फोसिस, हालांकि इसमें सर HCL टेक और विप्रो के नाम भी हैं। अमूमन सर लो बीटा स्टॉक्स उनको कहा जाता है, आप तो बाखूबी समझते हैं, कि जिनका बीटा 1 से कम रहता है, तो उनको हम मानते हैं कि वो बाजार से कम रिएक्ट करते हैं या फिर बाजार के मुकाबले कम गिरते चढ़ते हैं। तो TCS, इन्फोसिस, ये तो आधे के भी नीचे आपको नजर आएंगे। 2 नाम इसमें आपको FMCG स्पेस से भी नजर आएंगे, HUL, ITC, और फार्मा भी है ही है। तो जैसे मैंने कहा IT, फार्मा और FMCG इनको ज़्यादा डिफेंसिव के तौर पे देखा जाता है। तो पहली लिस्ट में सर 2 नाम IT के, आप IT की बात कर भी रहे थे कि IT भी बाजार को सपोर्ट कर सकता है, तो TCS, इन्फोसिस उनमें प्रेफर्ड नाम है, या कोई और भी नाम है जिसको आप फिलहाल वैल्यूएशन के लिहाज से या लेवल्स के हिसाब से पसंद कर रहे हैं? तो देखिए, पहले भी हम बहुत बार IT के सपोर्ट में बोल चुके हैं।
और आपके चैनल के माध्यम से ही जब इन्फी के रिजल्ट के पहले हम बैठे हुए थे एंड वी वर ट्रेडिंग समवेयर नियर 33,500 या 33,600 एट आईटी इंडेक्स लेवल। तब ये बात मैंने बहुत क्लियरली रखी थी कि अब जो नई रैली है, और सर ये उस टाइम के पहले की बात है, मतलब ट्रम्प साहब का टर्मोइल चल रहा था, और मैंने कहा भी था कि आईटी जो एक पर्टिकुलर सेक्टर है वो आपको आउट परफॉर्म करता हुआ दिख सकता है। अब इन लेवल्स पे क्या करना चाहिए? इन लेवल्स पे अगर आप आईटी में इन्वेस्टमेंट देख रहे हैं ना, और टेक्निकली अभी भी एक न्यूट्रल ग्राउंड पे हैं, आईटी की अगर हम बात करें, जैसे हम टीसीएस की पर्टिकुलरली बात कर ले, एक न्यूट्रल ग्राउंड पे है, अभी ये ब्रेकआउट देता हुआ नहीं दिख रहा है। तो जो मैं आपको बात ये बोल रहा था ना कि लो बीटा में स्विच क्या एडवाइजेबल होगा, वो इसलिए नहीं होगा क्योंकि अभी लो बीटा मेरे को मूव करते हुए नहीं दिख रहे हैं। आईटी स्ट्रांग है। इफ यू वांट टू पुट योर मनी, इफ यू वांट टू पार्क योर मनी फॉर मीडियम टर्म, यू कैन डेफिनेटली डू दैट। बट अब इस चाल के बाद क्या इन लेवल्स पे करना चाहिए, वो एडवाइजेबल नहीं होगा, क्योंकि अभी तक इनकी तरफ से ना वो ब्रेकआउट का एसेंस मिसिंग है। और अब आप देखें लोअर लेवल से, जैसे टीसीएस की अगर हम बात कर रहे हैं अभी, तो आप देखें लोअर लेवल से 3240 3250 से अब ये 3490 पे आ गया है। तो ये इतने अपसाइड के बाद अपना फंड यहां डिप्लॉय करना मैं कंफर्टेबली नहीं समझ रहा हूं, क्योंकि ये ब्रेकआउट कैंडिडेट नहीं बना है अभी तक। हम उसी तरीके से अगर इन्फोसिस की भी बात करें, इन्फोसिस भी आप देखिए एक कंसोलिडेशन वाले रेंज में ही दिख रहा है। इन्फोसिस भी एक ब्रेकआउट कैंडिडेट अभी नहीं दिख रहा है, और जिस तरीके से मूवमेंट कर रहा है, आपको 1530 से 1550 की रेंज में फिर एक रेजिस्टेंस फेस हो सकता है। तो ये ऑलरेडी मूव कर चुके हैं। अब इनमें इस टाइम पे इन्वेस्ट करना मैं कंफर्टेबल नहीं हूं। बट हाँ, जैसे कि आपने सवाल किया, तो आईटी की अगर हम बात करें तो इन्फी और टीसीएस के अलावा एक परसिस्टेंट सिस्टम्स है, जिनके अभी रिजल्ट्स भी आए थे, आई थिंक लास्ट वीक आए थे या लास्ट टू लास्ट वीक आए थे। उसके बाद वो भी एक री रेटिंग कैंडिडेट दिख रहा है। बट क्या उसमें भी अभी फंड डिप्लॉय करें? अभी नहीं लगता मुझे, अभी उससे भी थोड़ा सा स्टे अवे रहे। बट हाँ, अगर आईटी में आपको इन टाइम टू कम इन्वेस्ट करना है तो परसिस्टेंट सिस्टम कैन ऑल्सो बी अ गुड इन्वेस्टमेंट बैंक। उसमें भी अभी नहीं, आप कह रहे हैं कि गिरावट पर खरीदें? बिल्कुल बिल्कुल, मतलब परसिस्टेंट सिस्टम आप देखें, वैसे अगर टेक्निकल ग्राउंड्स पे आप देखेंगे ना, तो ये बुलिश ट्रेंड में दिखा रहा है, क्योंकि ये मूव कर चुका है और अब ये अपने ब्रेकआउट के बहुत पास आ गया है, जो कि मुझे नहीं लग रहा है एट द वेरी फेस ऑफ इट ये ब्रेकआउट ये भी देगा। मैं समझता हूं यहाँ पे भी प्रॉफिट टेकिंग आनी ही चाहिए। तो लोअर लेवल्स पे आप जरूर बाइंग कर सकते हैं, बट अभी इन जंक्शन पे अपने हाई बीटा स्टॉक से निकल के इनमें मैं कंफर्टेबल नहीं समझ पा रहा हूं अपने आप को। ठीक है, 5520 के आसपास है सर परसिस्टेंट। किन लेवल्स पे आप कंफर्टेबल होंगे? क्या 10% 5% करेक्शन पर? आप देखिए, अगर आप कंफर्ट की बात करते हैं तो सर कंफर्ट थोड़ा सा नीचे आता है, मतलब 4700 4800 की रेंज में जब ये आता है तब वहां पे कंफर्ट वापस से जनरेट होता है। और अगर आप बाइंग एक स्टैगर्ड मैनर में बाइंग करने की कोशिश करें तो फिर मैं आपको बोलूंगा 4850 के आसपास जब आपको ये देखने को मिले, उन लेवल से आप बाइंग कर सकते हैं। बट अगेन आई वुड लाइक टू पुट इट अगेन, मीडियम टू लॉन्ग टर्म अगर आप इन्वेस्टमेंट देख रहे हैं तो ही इन स्टॉक्स में आप अभी पैसा डालें। बट करेक्शन पे लोअर लेवल्स पे अभी इट्स नॉट द राइट टाइम कि आप अपना फंड यहां पे डिप्लॉय करें। ठीक है, तो 4850 के आसपास अगर आपको मिलता है तो धीरे धीरे आप चाहें तो परसिस्टेंट सिस्टम्स में पैसा लगाना शुरू कर सकते हैं मीडियम टर्म के लिहाज से। ये राय फिलहाल निकल के सामने। सर, दो नाम एफएमसीजी से भी हैं, HUL और ITC। मैरिको की बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं, नंबर्स बहुत अच्छे आए हैं। अब HUL ITC, क्या इनमें पैसा लगाया जा सकता है इन लेवल्स पर? देखिए, लेवल्स की अगर हम बात करें तो अभी ये एक आईटीसी पे अगर हम फोकस करें सर, ये ब्रेकआउट देता हुआ दिख रहा है। आप एक चीज नोटिस करिएगा, अभी 22 अप्रैल को भी इसने इस लेवल को टच करने की कोशिश करी थी। अब ये ब्रेकआउट दे देता है तो हम खरीद लेते हैं, क्योंकि लोअर लेवल से इसने चाल तो चली है, बट ये ब्रेकआउट कैंडिडेट बन रहा है। और 440 के ऊपर अगर मेंटेन करता है तो फिर हम इसमें एक पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं, और वो पोजीशन आपको 490 रुपए तक का मूवमेंट दे सकती है इन शॉर्ट टू मीडियम टर्म। बट अगेन आई वुड लाइक टू पुट इट लाइक दिस, कि जो आपके हाई बीटा है ना, अभी उनसे निकल के इसमें डायरेक्ट फंड डिप्लॉय करना मैं बहुत ज्यादा कंफर्टेबल नहीं हो रहा हूं। बट हाँ, 440 के ऊपर अगर जाता है और आप अपना एक कैश डिप्लॉय करने की बात कर रहे हैं,
तो फिर ये एक डिसेंट कैंडिडेट बन जाता है, बट उसके लिए कहीं और प्रॉफिट बुक करके डिप्लॉय करना इतना ज्यादा कंफर्टेबल नहीं होगा। कैश पार्क करना चाह रहे हैं वो कर सकते हैं। सन फार्मा सर, ये भी बीटा तो लो ही है इसका, क्या इसमें फिलहाल या फिर कोई और फार्मा नाम जहां पर आप कंफर्टेबल हो? देखिए सन फार्मा की हम बात करें तो सन फार्मा अभी जिस तरीके का आपको एक मूवमेंट दिखा रहा है, इसने लोअर लेवल से जरूर एक मूवमेंट दिखाया है, और आपको इसमें हल्का सा रेजिस्टेंस फेस हो सकता है 1840 1860 की रेंज पे। अगर उसके ऊपर ब्रेकआउट करता भी है ना सर, तो देखिए कहां तक जाता हुआ दिखेगा, 1940 तक। उस ट्रेडिंग बेट को अगर आप लेना चाह रहे हैं तो डेफिनेटली ले सकते हैं। अदरवाइज इसमें भी मैं वही चीज वापस से आपको बोलूंगा जो मैं आईटी में बोल रहा हूं, कि लोअर लेवल्स पे अगर आपको मिलता है, मतलब 1750 1760 इन लेवल्स पे अगर आपको देखने को मिलता है करेक्शन के बाद, तो डेफिनेटली आप वहां पे एक बाइंग का बटन दबा सकते हैं। इन लेवल्स पे बहुत ज्यादा अपसाइड अभी नहीं दिख रहा है। तो वही मतलब जो बार बार सारे स्टॉक्स में सर वही बात आ रही है कि आई एम एक्चुअली नॉट कंफर्टेबल विद द वे दे हैव ऑलरेडी रैलीड, और अभी इन लेवल्स पे मेरे को रिस्क रिवॉर्ड अच्छा नहीं लग रहा, और इन्फी और टीसीएस की बात करें तो ब्रेकआउट देते हुए नहीं लग रहे, तो एक सेंस ऑफ कंफर्ट नहीं आ रहा है। ठीक है, चलिए आईटी फार्मा और एफएमसीजी की बात तो हमने कर ली। यूजुअली जब डिफेंसिव्स की बात होती है तो यही 3 सेक्टर सामने आते हैं, लेकिन लो बीटा की जहाँ तक बात है तो कुछ स्टॉक्स और भी हैं सर, कुछ और सेक्टर्स से भी। इनफैक्ट आप देखिए इस लिस्ट में आपको पावर ग्रिड भी नाम नज़र आएगा, कोल इंडिया भी शामिल है इसमें, ट्रेंट जिसके नंबर्स हमने पिछले हफ्ते देखे थे, नंबर्स बहुत ही शानदार थे, स्टॉक उस पर रिएक्ट करता हुआ दिखा भी था। एशियन पेंट्स है इसमें, और जीसीपीएल भी है। जीसीपीएल तो चलो फिर से कंज्यूमर नाम हो गया एक, लेकिन सर पावर ग्रिड से अगर हम शुरुआत करें, अगर पावर एज अ स्पेस में किसी को रहना है तो ट्रांसमिशन से बढ़िया तो कोई स्पेस हो ही नहीं सकता। किसी भी माध्यम से बिजली बने, चाहे वो सोलर से बने, विंड से बने, कैसे भी बने, चाहे थर्मल से बने, ट्रांसमिशन तो होना ही है, और इसका बादशाह तो पावर ग्रिड है। सर देखिए बिल्कुल बादशाह तो पावर ग्रिड है, बट बादशाह आलम जो है वो थोड़े से रिलैक्स करने के मूड में दिख रहे हैं अभी। डीले और है। वो, हाँ मतलब वो सर मूवमेंट ही नहीं कर रहा है। आप देखिए ये भी ना बिल्कुल एक कंसोलिडेशन वाले फेज में पड़ा हुआ है। और ये बात जरूर है कि फेब्रुवरी के लेवल से इट हैज रिजन अप टू अ वेरी गुड लेवल, बट देन नॉट टू फॉरगेट ये फेब्रुवरी के लेवल्स में करेक्शन भी अच्छा दिखाया था, और इसने अपने टेक्निकल ग्राउंड से बहुत सारे लेवल्स तोड़े थे। अब नीचे अरेस्ट जरूर हो गया है और ऊपर के साइड जा रहा है, बट क्या ये ब्रेकआउट कैंडिडेट बन रहा है, क्या ये यहां से और अपसाइड देता हुआ दिख रहा है इसमें? इनफैक्ट सर मैं एक और चीज ऐड करना चाहूंगा, और ये बहुत फनी चीज है विच आई हैव नोटिस इन रीसेंट टाइम्स। अब क्या होने लग गया है, आप एक चीज नोटिस करिएगा सर कि ये जो सीजनैलिटी वाले काउंटर्स होते हैं ना, मतलब जी। जैसे अभी आप देखेंगे वोल्टास है या ब्लू स्टार है, ये जितने गर्मी वाले कंज्यूमर ड्यूरेबल्स के काउंटर है ना, अब वो परफॉर्म ही नहीं कर रहे। पहले उन्होंने परफॉर्म कर दिया, तो अब क्या होने लग गया है, अब जब आप सीजन में हैं तब तो मूवमेंट आएगा नहीं, सीजन के पहले बिल्डअप आ जाएगा, सीजन के पहले मूवमेंट आ जाएगा, और सीजन के पहले ही एग्जिट भी हो जाएगा। अब जैसे अभी आपने एक चीज नोटिस करी होगी कि जैसे ही वॉर की बात हुई थी तो जो डिफेंस सेक्टर था वो पूरा चलने लग गया था। उस टाइम मेरे को समझ ही नहीं आ रहा था ये डिफेंस सेक्टर अभी क्यों चल रहा है, भाई वॉर लाइक सिचुएशन में बैठे हैं तो हाथ के हाथ ऑर्डर प्लेस छोड़ दो होंगे। बट सर ये मार्केट ने ना एक नई टीचिंग दी है कि अब एक रैशनल बदल गया है, और सीजन को अप्रोच करने से पहले या इवेंट को अप्रोच करने से पहले या कोई भी एक ऐसी चीज जिससे एक ट्रिगर पॉइंट बनता हो उसको अप्रोच करने से पहले ही सेक्टर मूव करता है और शांत हो जाता है। ये सर आपको पूरे पावर सेक्टर में दिख रहा होगा। अभी आप देखिए आपको डेटा भी आता हुआ दिख जाएगा कि पावर कंजम्पशन ऑल टाइम हाई हिट कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। यू लुक एट ऑल द स्टॉक्स ऑफ पावर सेक्टर, मे इट बी टाटा, मे इट बी पावर ग्रिड, कोई मूवमेंट ही नहीं कर रहे, दे हैव ऑलरेडी मेड द मूव। अब रेवेन्यूज आएंगे ना इनके क्वार्टरली, तो उसमें जरूर आपको एक अपसाइड देखने को मिल सकता है, उस टाइम शायद ये ब्रेकआउट दे दे। बट अभी तो दे आर इन द रेंज, दे आर रिलैक्सिंग, उनको कोई लेना देना नहीं है, पावर सप्लाई करते हो, शेयर हम बाद में चला लेंगे सर, चलिए बिल्कुल कंसोलिडेशन में। ठीक है, कुछ ऐसा ही हाल या आलम कोल इंडिया का भी है सर? सर हाँ मतलब आप कोल इंडिया को भी देखेंगे ना, तो जिस तरीके से ये भी बिहेव कर रहा है, देख के आई एम सरप्राइज कि भाई आप चलो, बट ये तो चलने को ही तैयार नहीं हो रहे। और ये तो सर पावर ग्रिड तो तब भी मैं आपको ब्रेकआउट की बात करने की बात कर रहा हूं, इनके लिए तो मेरे को सपोर्ट टेस्ट करते हुए दिख रहे हैं, ये इनका टैंजेंट ही अलग हो गया है। अब ये जिस तरीके से मूव कर रहे हैं, अगर ये साहब 380 378 के नीचे ट्रेड करना चालू कर देते हैं तो हो सकता है एक बार आपको 358 तक का भी लेवल दिखा दें। मतलब ये तो बेरिश जोन में जाने की तैयारी कर रहे हैं, पता नहीं इनके जीवन में क्या दुख है।
380 378 के नीचे तो ये दुख और भी बढ़ सकता है अगर कोल इंडिया में ये लेवल टूट जाता है तो यहाँ से इसमें और एक भी। और चीज सर मैं ऐड करूंगा अभी, हाँ। क्योंकि हम कवरेज कर रहे हैं इसकी। सर अर्निंग एक्सपेक्टेड है वेंसडे को, नंबर्स एक्सपेक्टेड है वेंसडे को, तो उसके हिसाब से हमें थोड़ा सा कॉशियस अप्रोच ही रखना चाहिए। जो भी आपकी पोजीशंस हैं उसमें आप अपना स्टॉप लॉसेस मैनेज करके चलें। अगर नंबर्स अच्छे आ गए तो अपसाइड आएगा तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, अगर नंबर में ऑड एंड आया तो जो कि ये टेक्निकल्स दिखा रहे हैं एक डाउनसाइड की, वो ट्रिगर पॉइंट बनके और डाउनसाइड की ओर ये मूव कर सकता है। 7 तारीख को आप सही कह रहे हैं, इसके नंबर्स आने वाले हैं, बुधवार को नंबर्स आएंगे और तब देखना होगा स्टॉक में कैसा रिएक्शन आता है, लेकिन फिलहाल तो कोई ज़्यादा मूवमेंट नहीं देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट सर कोल इंडिया के अलावा कुछ और स्टॉक्स की बात करें जो कि इस सूची में आपको नज़र आएंगे, जो कि आज हम डिस्कस करें लो बीटा के तौर पर। इसमें ट्रेंट का नाम भी है, थोड़ा मैं भी सरप्राइज़ हुआ था सर। हालांकि 1 के आसपास ही है इनका बीटा, लेकिन 1 से नीचे जो बीटा होता है उसको हम लो बीटा ही मानते हैं। नंबर्स का रिएक्शन हमने पिछले हफ्ते भी देखा था, बहुत शार्प था, लेकिन ओवरऑल देखा जाए इस बीटा का इंडिकेशन ये है कि सर इंडेक्स के मुकाबले इसमें जो एक्टिविटी है वो कम देखने को मिलती है, या फिर रिएक्शन जो है वो कम देखने को मिलता है। तो ट्रेंड के स्टॉक में क्या करना चाहिए सर? पिछले हफ्ते आपने नंबर्स देखे ही होंगे, उसके बाद अब सर रेंज में ही है ये, मतलब है। आप देखिए जिस सेक्टर से है उस सेक्टर में आपको मूवमेंट देखने को मिल रहा है। आई एम सो सॉरी बट दिस स्टॉक इज नॉट रेडी टू मूव। और सबसे फनी बात क्या हो रही है सर, मतलब आई एम जस्ट शेयरिंग अ व्यू पॉइंट, इसको अलग डायरेक्शन में मत लीजिएगा, और ये मैं किसी को टारगेट करते हुए नहीं बोल रहा हूं। ये जैसे ही 5700 के ऊपर जाता है ना, आप देखिएगा सारी जगह शोर गुल्ला हु हल्ला चालू हो जाता है। आप देखिए ट्रेंड वापस एक पॉजिटिव ट्रेजेक्टरी में जाने को तैयार हो गया है। 6300 6400 के प्राइस टारगेट के लिए आप खरीद लें। और जिस तरीके से फिर ये नीचे जाता है और फिर 5200 5180 के बाद जाता है, फर्दर डाउन साइड देखने को मिल सकता है। और ये डाउन साइड जो है ये 4000 तक का लेवल टेस्ट करा सकता है, कहीं जा ही नहीं रहा है। ये दोनों ही पार्टियों को गलत प्रूव कर रहा है, ये अपनी ही अलग उसमें बैठा हुआ है। अब इसमें करना क्या चाहिए? देखिए अगर आपने लोअर लेवल्स पे ले रखा है और लोअर लेवल्स पे लेके अगर आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए रखे हुए हैं तो आप बिल्कुल मत छेड़िए, लॉन्ग टर्म पोटेंसी अच्छी है। अगर आप इसको लोअर लेवल्स पे ले रखे हैं तो मैं आपको एक ही चीज सजेस्ट करूंगा कि अभी ज्यादा ग्रीडी ना हो, और 5750 5700 के लेवल आता है वहां पे प्लीज अपना प्रॉफिट बांध के चलते रहे, क्योंकि अभी कोई ब्रेकआउट ये इन रिजल्ट्स के बाद भी नहीं दिया और अभी आने वाले समय में कोई ब्रेकआउट देता हुआ दिख नहीं रहा है। ये एक फेज ऑफ कंसोलिडेशन में चला गया है, तो लेट इट रिलैक्स, जब ब्रेकआउट देगा तब अपन कुछ करेंगे। ठीक है सर, 2 नाम इसमें एशियन पेंट्स और जीसीपीएल के बचे हैं, मोर ऑफ कंज्यूमर और कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी है। इन दोनों स्टॉक्स पे क्या करना है सर? ये भी लो बीटा स्टॉक्स हैं, क्या इनमें खरीदारी या फिर निवेश करने की राय होगी? सर ये तो एशियन पेंट्स तो ना, आपको मैं बता रहा हूं कि जिस तरीके से मूव कर रहा है, आई एम सरप्राइज टू अनदर लेवल। और वाई एम आई सरप्राइज टू अनदर लेवल, क्योंकि आप एक चीज देखिए सर, इसको ना तो क्रूड से कोई फर्क पड़ रहा है ना कुछ पड़ रहा है, नंबर्स पे भी कोई स्ट्रॉन्ग रिएक्शन नहीं दे रहा है। मतलब एशियन पेंट जैसे काउंटर के लिए ये एक रेंज नहीं बनती। हमने हिस्टोरिकली जिस तरीके से मूवमेंट देखा है, अभी 2150 से लेकर 2400 रुपए तक की रेंज में ये मूवमेंट कर रहा है। फाइन, ये अभी से नहीं कर रहा है सर, इसको करते हुए टाइम हो गया, मतलब नवंबर से लेके और मई में आ गए, अब इसी रेंज में मूव करता जा रहा है। इसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है किसी की भी चीज से। अब अगर ये ब्रेकआउट दे के सस्टेन होता है ओवर एंड अबव 2540, तो आप इसमें कोई मूवमेंट देते हुए दिखेंगे, और वो जो मूवमेंट है वो आपको 2880 2900 तक जाता हुआ दिख सकता है। ब्रेकआउट के पास है, बट क्या देगा मुझे नहीं लगता कि ये ब्रेकआउट देने में बिल्कुल भी अभी कोई मूड में है। ब्रेकआउट दे तब आप इसमें कुछ करें, अदरवाइज दूरी बनाए रखें। इतने टाइम से बैठा है, पता नहीं कितने और महीने निकालेगा इस रेंज में, तो इट्स बेटर यू हैव बेटर ट्रेडिंग बेट्स, यू शुड लुक ओवर देयर रादर देन हियर। ठीक है, तो अगर 2540 का लेवल पार होता है, ब्रेकआउट होता है, तो ही आप एशियन पेंट्स में फ्रेश खरीदारी करें। जीसीपीएल सर, ये लास्ट स्टॉक है। जीसीपीएल की हम बात कर लेते हैं, एक सेकंड दीजिए सर। ये जिस तरीके से चल रहा है 1260 रुपए 65 रुपए में चल रहा है, और आप देखें कि टेक्निकल ग्राउंड्स पे ये एक बुलिश ब्रेकआउट दिया है अभी।
ये कितना इसको मेंटेन कर पाता है, ये देखने वाली बात है। एक रेजिस्टेंस था 1260-70 रुपए पे, जिसको इसने ब्रेकआउट दिया तो है। अब ये सस्टेन कितना करता है, उसी पॉइंट पे भी मूव कर रहा है। अगर ये सस्टेन कर लेता है और मूवमेंट कर लेता है तो भी जो अपसाइड है वो आपको 1350 रुपए तक का देखने को मिल सकता है। अगर यहाँ पे सेलिंग प्रेशर आ जाता है तो फिर आपको वापस से ये एक डाउनवर्ड ट्रेजेक्टरी पे लेके जाता है, और वो डाउनवर्ड ट्रेजेक्टरी बहुत कंफर्ट तो नहीं दे रही है, बट 1121 से 1080 की रेंज में आ रहा है। तो लोअर लेवल्स पे अगर आपने ले रखा है, यू कैन बुक प्रॉफिट्स। और अगर आपको ये ब्रेकआउट कन्विंसिंग लग रहा है तो 100 रुपए के और अपसाइड के लिए आप अपनी पोजीशन मेंटेन कर सकते हैं, बट फ्रेश पोजीशन बिल्कुल ना बनाएं। इस पे भी बहुत अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो देखने को नहीं मिल रहा है। ठीक है, जीसीपीएल में फ्रेश खरीदारी नहीं करनी है तो एक 100 रुपए के अपसाइड के लिए स्टॉप लॉस लगाकर आप इसका भी सर रिजल्ट कल आने वाला है, तो अकॉर्डिंगली वी शुड प्लेस आवर बेट्स। ठीक है, नंबर्स इसके कल 6 मई को आने वाले हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा, जीसीपीएल, ये सब 6 तारीख के नंबर्स हैं। बीएससी के नंबर्स भी आएंगे, एचपीसीएल, पेटीएम, इनके भी नंबर्स आने हैं। और आज जहाँ तक बात है तो एमएनएम, इसके नंबर्स आने वाले हैं, तो ये भी स्टॉक हम देख रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है। तो ये तो बात होगी हॉट स्टॉक्स की, जिसमें हमने देखा कि जीसीपीएल हुआ, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जहाँ पर आपको फ्रेश खरीदारी नहीं करनी है तो आप मुनाफा वसूली करें या फिर थोड़े और अपसाइड के लिए खरीद सकते हैं। एशियन पेंट्स में 2540 का लेवल पार होने दे, ब्रेकआउट होने दे, उसके बाद आप चाहें तो खरीदारी कर सकते हो। और ट्रेंड में भी जैसा आपको दिख रहा है कि लो बीटा स्टॉक है, खरीदारी करना चाहिए। उसके विपरीत राय ये आ रही है कि 5750 के आसपास मिले तो आपको मुनाफा वसूली करनी चाहिए। सन फार्मा के लिए वेट कीजिए, नीचे के लेवल्स मिले तो आप यहाँ पे खरीदारी करें। कोल इंडिया के लिए 380 378 के लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, वो अगर ब्रीच हो गए तो फिर गिरावट और बढ़ सकती है। और आईटी शेयरों में अगर आपको खरीदारी करनी है तो परसिस्टेंट सिस्टम सर को पसंद है, लेकिन वो भी इस भाव पे नहीं, नीचे में अगर आपको मिलता है तो आप यहाँ पे खरीदारी करें। 4850 के आसपास धीरे धीरे आप एक्यूमुलेट करके चलें। टीसीएस या फिर आईटी शेयरों में फिलहाल जो मूव है वो पॉजिटिव साइड पे नज़र नहीं आ रहा, रिस्क रिवॉर्ड अच्छा नहीं है, तो आप चाहें तो सेकंड रंग जो स्टॉक्स हैं उनमें खरीदारी कर सकते हैं। मैंने कुछ गलत कह दिया सर? नहीं नहीं सर, आपने बिल्कुल सही कहा। मगर अब जिस तरीके से ये पूरा का पूरा हॉट स्टॉक का एक शो तैयार हो गया है ना, उसको देख के कोई भी ये सोचेगा भाई साहब ये आदमी तो बेरिश है, अभी मार्केट में मंदी देख रहा है। मैं मंदी नहीं देख रहा हूँ, मार्केट तो ऊपर ही जाता हुआ दिख रहा है, मगर ये स्टॉक्स नहीं अभी परफॉर्म करते हुए दिख रहे हैं। नहीं सर, बिल्कुल सही है। मैं तो आपको कहूँगा कि जो सही राय या फिर उस पर्टिकुलर पॉइंट पे व्यू बन रहा है ना, वही शेयर करना चाहिए। हम डिस्कस करें इसका मतलब ये नहीं कि आप ले लीजिए वो स्टॉक तेज़ी में चले जाएंगे, बहुत अच्छी बात है सर। कॉशियस व्यू, मुनाफा वसूली भी कोई कोई बताता है सर। हर कोई स्टॉक खरीद तो लेता है, बेचने बहुत मुश्किल होते हैं। बड़े बड़े एक्सपर्ट्स की मैंने कुछ बुक्स भी जो पढ़ी ना सर, उसमें यही निकल के आ रहा है, स्टॉक्स खरीदने बहुत आसान होते हैं, उनको बेचना बहुत मुश्किल होता है। खासतौर पे मुनाफा बुक करना तो हर किसी के बस की बात है ही नहीं, क्योंकि लालच आ जाता है बीच में। तो वो एक फैक्टर है, उसको आप ज़रूर ध्यान में रखें। अच्छी राय आपको मिलती है, अच्छे एक्सपर्ट्स हमारे साथ जुड़ते हैं, तो उसका फ़ायदा लेने की कोशिश करिए। इसी के साथ हॉट स्टॉक्स के इस खास सेगमेंट को हम यहीं पर समेटते हैं।